बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गैंगस्टर विकास दुबे का एक नया वीडियो सामने आया है। अमर दुबे की शादी का ये नया वीडियो है। अमर दुबे की पत्नी के साथ दिख रहा है विकास दुबे। विकास को मामा बोल रही है। अमर दुबे की पत्नी खुशी, अमर की मां ने कहा था कि विकास ने कराई थी शादी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, वीडियो आपको दिखाते हैं। तो देखिए, यही वो तस्वीर है अमर दुबे की पत्नी खुशी, जिसको कहा गया था कि अमर दुबे ने ये शादी करवाई थी। अमर दुबे के कहने पे ही शादी हुई थी। और जो पत्नी खुशी अमर की, वो कह रही है कि मामा के साथ मेरी फोटो लो। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 29 जून को अमर दुबे की शादी हुई थी खुशी के साथ, और महज 9 दिन के बाद अमर दुबे एनकाउंटर में मारा गया। और उस वक्त अमर दुबे की दादी ने आरोप लगाए थे कि परिवार शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन अमर दुबे के दबाव में शादी करवाई गई थी। और प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, ये जो पूरी तस्वीर सामने आई है, इसमें जो खुशी है जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, ये बोल रही है कि मामा के साथ मेरी तस्वीर लो। इस तस्वीर में तो कहीं नहीं लग रहा जो अमर का परिवार आरोप लगा रहा था कि शादी जबरन करवाई गई थी। जी बिल्कुल, जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं वो वाकई चौंकाने वाली हैं। जिस तरह से लगातार खुशी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, उसके बाद से आरोप लग रहा था कि बेगुनाह है और उसको जेल भेजा गया क्योंकि खुशी की शादी जो है वो जबरन कराई गई थी। विकास दुबे ने ही ज़बरदस्ती शादी कराई थी। लेकिन जिस तरह से जो वीडियो सामने आया है उससे कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर संदेह जो है उसको खड़ा कर दिया है। क्योंकि जिस तरह से जो खुशी है वो अगर डरी हुई जो बात कही जा रही है कि दहशत में शादी कराई गई थी, डर के शादी कराई थी, खौफ में शादी कराई गई थी, तो वो नहीं दिख रही। क्योंकि वो खुश मिजाज दिख रही है उसमें और साफ कह रही है कि मामा के साथ फोटो लो। तो ये कई संदेह पैदा करता है कि आखिरकार जिस तरह से बताया जा रहा था पूरे प्रकरण में कि खुशी की जबरन शादी कराई गई है, लेकिन अब जो वीडियो सामने आया उससे पता चल रहा है कि जो शादी है वो मर्जी से हुई थी, ना कि जबरन हुई थी। जी बिल्कुल प्रभात, हमारे साथ बने रहिए और अहम खबरें हैं उन पर आपसे अपडेट लेंगे। तो तस्वीर आई है। अब बात करते हैं विकास दुबे के एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर की। इस मामले में हुई एफआईआर में एक बड़ा खुलासा हुआ है और बताया गया है कि विकास दुबे की कार को सुरक्षा कारणों के चलते बदला गया। मध्य प्रदेश के गुना में विकास को सफारी गाड़ी से टीवीयू 300 में बिठाया गया था। कहा गया है कि जब गाड़ी पलटी तो विकास दुबे ने पीछे के गेट से भागने की कोशिश की। इस बीच उसने सीओ को गोली मारी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के चलते वो बच गए। बताया गया है कि विकास दुबे ने 3 गोलियां चलाई थी, जिनमें 2 गोली यूपी एसटीएफ के सिपाहियों को लगी। वहीं पुलिस ने 6 गोलियां चलाई, जिनमें से 3 गोलियां विकास को लगी और वो ढेर हो गया। इस बीच पुलिस का दावा है कि बारिश और मिट्टी गीली होने की वजह से खोखे कहीं लापता हो गए। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्यों बार बार सफारी में ही विकास दुबे दिखता रहा। अब हमला मामले में दर्ज एफआईआर के विवेचक बदले गए हैं। पूरे मामले की विवेचना रेल बाजार इंस्पेक्टर दधिवल तिवारी करेंगे। इससे पहले नवाबगंज इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी विवेचक थे। एबीपी गंगा के भी कुछ सवाल हैं। सवाल ये कि अगर गाड़ी बदल दी गई थी तो बार बार तस्वीरें सफारी में ही क्यों आई? टीयूवी 300 में क्यों दिखा? बार बार वो नहीं दिखा। इस घटना एनकाउंटर के पहले विकास को पुलिस की गाड़ी में विकास को बिठाकर लाया गया। सवाल यह है, और सवाल यह भी है कि गाड़ी बदली तो दूसरी गाड़ी में आखिर विकास क्यों नहीं दिखा? क्योंकि एबीपी गंगा ने झांसी में ट्रैक किया, जबकि गुना के बाद झांसी आता है। जालौन की तस्वीर हमने दिखाई, हमने कानपुर देहात की तस्वीर दिखाई, और उसके बाद जो मुख्यालय था वहां से लगातार एबीपी गंगा की टीम ने इन गाड़ियों को ट्रैक किया था। उधर बिकरू कांड में गिरफ्तार शशिकांत की पत्नी मनु पांडे का एक और ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में मनु भाई से बातचीत कर रही हैं और सबके मोबाइल से नंबर डिलीट करने की बात कर रही हैं। वायरल ऑडियो में मनु ने कहा कि मोबाइल जमीन में गाड़ रही हूं भाई, इस नंबर पर अब फोन मत करना। और क्या है वायरल ऑडियो में, सुनाते हैं आपको। हेलो, हाँ जी, ये कह रहे हैं मेरा ये नंबर जिसके जिसके पास है सब लोग अपने मोबाइल से डिलीट कर दो। हम ये मोबाइल खोल नहीं पा रहे हैं, सिम तोड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। कल्लू पकड़ गया है। अच्छा ठीक है, जिसके बावजूद तुम कर सकते हो सबके मोबाइल। और देखो, अगर तुम्हारे आसपास पुलिस हो, अगर को हम तुमसे बात करना चाहें तो तुम एक बार खास देना, तो हम जानेंगे पुलिस है। ठीक है, अम्मा के पास, बड़े पापा के पास, तो यस से भी कर दो, जिसके पास ये नंबर है सब डिलीट कर दो।
ठीक, हम कर देता है, करवा दे रहे हैं। क्योंकि हम ये मोबाइल नहीं खोल पा रहे हैं, पागल। हम जमीन में गाड़ने जा रहे हैं मोबाइल। आप हमारी बात भी नहीं हो पाएगी, समझ में आ गई? ठीक ठीक ठीक। ठीक। और बस इसको तुम मतलब सबके अपने मोबाइल से बिल्कुल डिलीट कर दो। याद कर लो मन में, लेकिन डिलीट कर दो, ठीक है? और मेरी बात सुनो। हाँ। नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो भी है जैसा भी है अपनी जगह पे है, ठीक है? हमको पता है। ठीक है। ठीक है बाबू, सब मोबाइल डिलीट कर दो, मतलब मेरा नंबर सब डिलीट कर दो। जीजू का 8858 वाला खाली रखना, क्योंकि वही पुलिस को हमने बताया है। सिम तोड़ के हम चबा गए, ठीक है? चलो हम रख रहे हैं। बाय बाय बाय। बाय। हेलो। और चलिए अब बात करते हैं कानपुर की ही, जहां पर एक युवती 22 दिनों से अपने भाई को ढूंढने के लिए पुलिस वालों से मदद की गुहार लगा रही है। लेकिन इतना लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी न तो पुलिस उसके भाई को ढूंढ सकी और न ही उसके अपहरण के दोषियों को पकड़ पाई। इतना ही नहीं, इस मामले में एक और चौंकाने वाला मामला आया है। दरअसल अपहरण के इस मामले में पुलिस ने खुद ही पीड़ित परिवार से उसका मकान बिकवा कर अपहरण करने वालों को 30 लाख रुपए की फिरौती दिलवा दी और अब तक युवती के भाई की बरामदगी नहीं हो सकी है। तभी से पीड़ित युवती अपने भाई की बरामदगी के लिए थाने से लेकर एसएसपी ऑफिस तक के चक्कर लगा रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द इस मामले को सुलझा लेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या कानपुर पुलिस फिरौती की सौदागर बन चुकी है? न बिकरू कांड संभलता है, न अपहरण के मामले संभलते हैं। आखिर कानपुर पुलिस को हो क्या गया है? देखिए, इसमें एक व्यक्ति बर्रा थाने में 22 तारीख को गायब हो गया था, जिसके बारे में मुकदमा पंजीकृत करके इसमें कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही थी। इसमें लगभग एक हफ्ते बाद उसकी किडनैपिंग के मतलब उसके गायब होने के एक हफ्ते बाद इसमें रैंसम कॉल्स आने शुरू हुए थे। इसमें लगातार कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही थी और अभी तक इसमें हम जो है काफ़ी क्लूज़ प्राप्त किए हैं। आगे भी इसमें कार्रवाई हो रही है, जल्द ही हम इसे ट्रैक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो क्लूज मिले या नहीं मिले हैं, लेकिन पुलिसिंग के नाम पर किस तरीके के कांड किए जा रहे हैं अब वो दिखाते हैं हम आपको। पीड़ित पिता से अपहरणकर्ताओं की बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में पैसों के लेन देन की बात हो रही है। अपहरणकर्ताओं से कहे जगह पर पैसे लेकर पहुंचे थे पिता, पैसे लेने के बाद भी बरामद नहीं हुआ बेटा। तो गंभीर आरोप लगे हैं। एक ऑडियो वायरल हो रहा है, पैसों के लेन देन की बात है और आरोप ये भी लग रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कहा गया था कि पैसे दे दीजिए, अपहरणकर्ताओं को, बेटे को बरामद हम करेंगे, लेकिन पैसा भी चला गया, बेटे की बरामदगी भी नहीं हुई। कानपुर से अब ये ऑडियो वायरल हो रहा है जो आपको हम सुनवाएंगे। पैसों के लेन देन की बात है अपहरणकर्ताओं के साथ कि पैसे कहां पहुंचाने हैं, किस जगह पहुंचाने हैं। अपहरणकर्ताओं के कहे जगह पर पैसे लेकर पिता पहुंचे थे, लेकिन पैसा तो ले गए अपहरणकर्ता, पर अभी जो उनका बेटा था वो नहीं मिला है। तो जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें लेन देन की बात साफ तौर से सुनाई पड़ रही है। हालांकि पुलिस नकार रही है, लेकिन पिता का कहना है कि अपहरणकर्ताओं की बताए जगह पर वो 30 लाख रुपए लेकर पहुंचे थे, उन्होंने पैसे दे भी दिए हैं। और सीधे रुख करते हैं प्रभात का। प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, ये जो पूरी कहानी बर्रा थाने से आई है, क्या कुछ यहां पर हुआ है? क्योंकि 30 लाख की फिरौती कोई छोटी रकम नहीं होती। ये 30 लाख की फिरौती पुलिस के संज्ञान में रख कर दी गई या पीड़ित पिता जो है वो खुद पैसा लेकर पहुंच गए थे? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि जो पूरी रकम की बात सामने आ रही है वो पुलिस के संज्ञान में है। जैसा कि जो पीड़ित के परिवार वाले हैं, जो परिजन हैं, चाहे वो बहन हो या माँ हो, उनका कहना है कि लगातार जब फिरौती के लिए फ़ोन आ रहा था तो हर जानकारी जो है वो पुलिस को दी जा रही थी और पुलिस के संज्ञान में ही था। और उनका कहना है कि उन्होंने पूरे रुपये इकट्ठा किए, एक बैग दिया जाता है और उसमें पैक रख के फिर फिरौती से जिसका फिरौती के लिए फ़ोन आता है उसका फ़ोन आता है कि आप पहले उन्नाव आइए, अजगैन आइए, तो वहाँ पर और जिस ऑडियो की आप बात कर रहे हैं, एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं, फिर उसके बाद आपसे अपडेट्स लेंगे। अरे पुल के ऊपर खड़े हैं बिल्कुल। और थोड़ा आगे बढ़ो। कहाँ? हेलो, कहाँ बढ़े? थोड़ा और आगे बढ़ो, उसी पुल पे थोड़ा और आगे बढ़ो। हैं?
थोड़ा सा और आगे बढ़ो, उसी पुल पे। इसी पुल पे थोड़ा आगे? हाँ, थोड़ा और आगे आओ। नहीं, इसी पुल पे कि जहाँ खड़े हैं वो? इसी पुल पे ही रहना, तुमको तो उतर के गाड़ी से उतर जाओ। गाड़ी से उतर गए। अब आगे बढ़ो, पैदल बढ़ो। पैदल हम बढ़ रहे। और आगे आओ। हाँ, बढ़ गए। और आगे आओ। बढ़ रहे। बढ़ते जाओ। हाँ, बढ़ रहे। चले जाओ, सीधा बढ़ते जाओ। हाँ, बढ़ रहे। और चलते जाओ। हाँ, बोलो। और चलते जाओ। बोल रहे। और हाँ, बोलो। और चलो। चल रहा। और आगे आओ। हाँ, देख रहे हो हम किनारे चल रहे हैं। हाँ, हाँ, चल रहे हैं। और आगे आओ। हाँ। तुम्हारे साथ में एक और कौन है? कौन? हमारे साथ में कोई नहीं। हमारे साथ में कोई नहीं। कोई मोटरसाइकिल से पीछे आ रहा है। अरे तुम्हारे साथ में कई लोग हैं। अरे फिर वही बात कर रहे हो, आप जल्दी बताओ। बिल्कुल। और आगे बढ़। हाँ। और आगे बढ़। और आगे बढ़। जल्दी बोलो। और आगे बढ़। हाँ। और आगे बढ़। खड़े हो जाओ, यहीं पे लो खड़े। खड़ा हो गया। हाँ। अब मेरी वजह से हम खड़े हो जाओ, 2 मिनट रुक कर। रुको। हाँ, तेरा लड़का भी पहुंचा रहे हैं, ठीक है? वहीं पे खड़े रहे। अब वहीं से तू इधर लग जा। 1 मिनट लाइन पे रहो। क्या करें? लाइन पे रहो 1 मिनट। कौन लाइन? हाँ, उसका बाप आ गया। 1 मिनट लाइन पे तो बात हो रही है। हेलो। चुप, 1 मिनट लाइन पे रहो। हाँ, तो ले लो। इसका पर्स मोबाइल भी खोल दो। हेलो। 1 मिनट लाइन पे। तो ये ऑडियो आपने सुन लिया जो पीड़ित पिता के अपहरणकर्ताओं से बातचीत हो रही थी, लेकिन इस पर पुलिस का बयान आया है और पुलिस कह रही है कि 30 लाख की फिरौती वाली बात झूठी है। दबाव बनाने के लिए फिरौती की बात परिवार कर रहा है। परिजनों से बात करके पुलिस बोली कि बहकावे में झूठ बोला गया है। पुलिस ने कहा कि लड़के को वापस लाना ही हमारी प्राथमिकता है। तो कानपुर पुलिस की कार्यप्रणाली क्या है आप देख लीजिए, समझ लीजिए। हालांकि बिकरू कांड के बाद पूरा देश समझ चुका है, समझने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन अपहरण कांड पर कानपुर पुलिस का बयान क्या है देखिए। उस प्रकरण में पुलिस के ऊपर अतिरिक्त दबाव बनाने हेतु 30 लाख रुपए की फिरौती की रकम की बात कही गई है। किसी के बहकावे में आकर कही गई थी, जो असत्य एवं निराधार है। ये कानपुर पुलिस ने अपना वर्जन दिया है और यह भी कहा है कि पुलिस के अलावा सर्विलांस और स्वाट टीमें बनाई गई हैं। थाना बर्रा में अपहृत युवक के मामले में एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसकी बहन द्वारा बताया गया है कि घर बेचकर और शादी के लिए इकट्ठा किए हुए गहने बेचकर फिरौती की धनराशि उनके द्वारा इकट्ठा की गई थी। उसको एक बैग में भर के दिया गया था, बावजूद इसके उनका भाई वापस नहीं आया है। इसके बारे में उच्चाधिकारियों द्वारा जब पीड़ित परिवार से बातचीत की गई व जमा किए गए 30 लाख के स्रोत के बारे में उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। जब उनसे गहनता से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि बैग खाली था, उसमें कुछ कपड़े थे, उसमें पैसे नहीं थे। परेशानी की अवस्था में कुछ लोगों द्वारा उनको बताया गया था कि यदि वे ऐसा कहेंगे तो संभव है कि जल्दी कार्य होगा और उनका बच्चा जल्दी घर वापस आ जाएगा। इसमें ऑलरेडी लगी हुई टीम के अलावा अब एसओजी टीम भी काम कर रही है। जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण करने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जाएगा। और सीधे रुक करते हैं प्रभात का। प्रभात, ये वही एसपी साहिबा हैं जिन पर आरोप लगा है कि जो लड़का है उसकी बहन जब बार बार फरियाद लेकर जाती थी तो मैडम कहती थी कि छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे पास मत आओ। ये तो कानपुर पुलिस की कार्यप्रणाली है, लेकिन जो फिरौती को लेकर वर्जन है पीड़ित परिवार का और पुलिस का, उसके बीच का सच क्या है? जी बिल्कुल, अगर पूरी फिरौती को लेकर अगर पीड़ित और पुलिस के बीच की अगर बातों का जिक्र किया जाए तो पूरी तरह से विरोधाभास है। पुलिस का कहना है कि जो रकम है वो नहीं दी गई है, जबकि परिवार का कहना है कि उनकी बेटी की जो शादी होनी थी जिसको लेकर तैयारियां की गई थी तो जेवर और सब पैसा जो था वो पूरा दिया गया। तो लगातार परिवार का कहना है कि पैसा दिया गया और पुलिस का कहना है कि पैसा नहीं दिया गया। तो ये जाँच का विषय है। लेकिन
अगर पूरे मामले की बात की जाए तो लगभग 23 दिन जो हो चुके हैं, उसके बाद भी लड़के का पता नहीं चला है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का बड़ा फेल्योर सामने आता है, क्योंकि सर्विलांस लगातार जो फ़ोन है, फ़ोन से बात हो रही पीड़ित परिवार की, और फ़ोन के बारे में पूरी जानकारी बर्रा थाने को भी दी जा रही है। इसमें जो बर्रा इंस्पेक्टर हैं रणजीत राय, उनकी जो भूमिका वो काफ़ी संदिग्ध है। और जैसा कि कल SSP हैं कानपुर के दिनेश कुमार पी, उनका भी कहना है कि बर्रा इंस्पेक्टर और जो भी पुलिसकर्मी है दोषी होंगे उनकी जाँच की जाएगी, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पहली प्राथमिकता है बच्चों को, जो युवक है उसको सही सलामत घर लाना। लेकिन 23 दिन का वक्त बीत गया है, काफ़ी लंबा वक्त हो गया होता है, और लगातार अपहरणकर्ता जो है वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुराग न लगा पाना। और वहीं अगर रुपए नहीं भी थे अगर बैग में, उसके बाद भी वहाँ पर पुलिस जब थी, अपहरणकर्ताओं को बैग देने गए थे, तो उस समय क्यों नहीं धर दबोचा गया। तो कई सवाल जो है वो पुलिस की कार्यप्रणाली पे उठते हैं, और कई सवाल जो है वो संदेह के घेरे में भी आते हैं। फिलहाल जो पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली है। की बेबसी केवल चौबेपुर थाने में या बिकरू गांव में नहीं थी, पूरे कानपुर में हालत यह है कि कोई भी मामला पुलिस से संभल नहीं रहा है। सवाल यही है कि आखिर कानपुर पुलिस अभी पूरे देश में अपनी कितनी भद पिटवाएगी। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। सहारनपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल हुआ है। थाना मिर्जापुर के रायपुर रोड पर यह भयंकर हादसा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बहुत विभत्स भयंकर खतरनाक तस्वीरें हैं। और ये जो पूरा हादसा हुआ इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। सहारनपुर की घटना है जहां पर कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि एक घायल हो गया। थाना मिर्जापुर के रायपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। और 18 जुलाई को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होगी। अयोध्या के जन्मभूमि परिसर में ही ये बैठक आयोजित होगी। अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने पीएम को चिट्ठी लिखी है। 3 अगस्त या फिर 1 सितंबर को पीएम से भूमि पूजन का आग्रह किया गया है। प्रधानमंत्री की तरफ से अभी डेट कंफर्म नहीं की गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, राम जन्मभूमि और राम मंदिर को लेकर 18 जुलाई को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होगी। अयोध्या के जन्मभूमि परिसर में ही ये बैठक आयोजित होगी। अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने पीएम को चिट्ठी लिखी है। 3 अगस्त या फिर 1 सितंबर को पीएम से भूमि पूजन का आग्रह है। प्रधानमंत्री की तरफ से अभी डेट कंफर्म नहीं की गई। तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। और हालांकि अभी तारीख तय नहीं है, प्रधानमंत्री की तरफ से डेट कंफर्म नहीं की गई। बारिश आई और कहीं खुशी तो कहीं मुसीबत साथ लाई है। इस झमाझम बारिश से खुशी कम मुश्किलें ज्यादा हैं। यूं तो देश भर में बारिश बाढ़ से हाहाकार है। पहले आपको यूपी की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली गोंडा की तस्वीर, जहां पर बारिश के चलते शहरी क्षेत्रों के निचले इलाकों में जलभराव के हालात हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि किसानों की 20,000 बीघा फसल डूब गई, जिससे करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। ये तस्वीर गोंडा में अलग अलग इलाके की है, जहां पर हर जगह अमूमन एक जैसा ही हाल है। वहीं दूसरी तस्वीर सिद्धार्थनगर की है, जहां पर नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों की नींद उड़ गई और बाढ़ जैसे हालात हैं। यहां भी किसानों की फसल डूब गई है। वहीं बाढ़ जैसे हालात को लेकर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, एनडीआरएफ की टीम तैयार है। तो पहली तस्वीर गोंडा की, दूसरी तस्वीर सिद्धार्थनगर की, जहां पर बाढ़ से खतरा है। तो वहीं गोंडा में जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर पानी जा चुका है। राहत और इंतजाम जो प्रशासनिक है वो न होने की वजह से ग्रामीणों में काफी इस बात को लेकर गुस्सा भी है। हमने आपको 2 तस्वीरों के जरिए यूपी का हाल दिखाया। अब आपको दिखाते हैं माया नगरी मुंबई की हालत, जहां पर ना हालात बदले हैं और ना वहां पर तस्वीर ऐसी है। ऐसा लग रहा है मानो मुंबई डूबने वाली है। यहां पर कोरोना के साए के बीच बरसात ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हालांकि ये मुंबई का मुस्तकबिल बना दिया है बीएमसी ने। हालात हर साल ऐसे ही होते हैं। पहली तस्वीर खार लिंक रोड की, दूसरी तस्वीर दादर इलाके की है, तीसरी सायन और चौथी तस्वीर आप देखिए ट्रैफिक किस तरीके से ब्रेक लग चुका है। सामान्य वक्त में भी यहाँ पर ट्रैफिक की हालत बहुत ख़राब होती है, लेकिन अब जब पानी भर चुका है हर तरफ तो हालात और बिगड़ गए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देख
देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कुकर की सीटी बजे और ऐसा ना हो। प्रेस्टीज स्वच्छ है तो मुमकिन है। पेश है इंडिया का पहला स्वच्छ प्रेशर कुकर, जो स्वच्छता से करे प्यार, वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। जब पसीने वाली खुजली सताए तो आप ना रह पाए, इसलिए अपना ये एंटी फंगल पाउडर अब्सॉर्ब। इसका डबल एक्शन फॉर्मूला पसीना कंट्रोल करे, खुजली रोके। तो अब खुजली नहीं, अब्सॉर्ब करो। कोरोना वायरस या सामान्य सेहत से जुड़ी डॉक्टरी सलाह चाहते हैं? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पेश करता है फ्री टेलीमेडिकल कंसल्टेशन विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ, सदैव आपकी सेवा में। सिर्फ 129 रुपए में आप बहुत कुछ देख सकते हैं, जैसे कि मेरी नई सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज Amazon Prime Video पर। Join Prime now। एबीपी न्यूज अब डिश टीवी के चैनल नंबर 650 पर उपलब्ध है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कोरोना के चलते जैसे जैसे प्रदेश में फिर से सख्ती लागू हो रही है, इम्यूनिटी बढ़ाने का पावर बैंक यानी कि हरी सब्जियों के दाम भी आसमान पर चढ़ रहे हैं। शहर दर शहर ये भाव इतने बढ़ने लगे हैं कि लोग सोच में पड़ गए हैं कि वो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएंगे। वैसे हरी सब्जियां कोरोना काल में काफ़ी लाभकारी हैं, लेकिन हरी सब्जियों के भाव टमाटर जैसे लाल हो जाने के चलते सभी सब्जियों को खरीदने में लोगों को परेशानियां होने लगी हैं। राजधानी लखनऊ का भी हाल इन दिनों कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर सभी सब्जियों के दाम आसमान पर पहुँच गए हैं। जिस महामारी के दौर में सब्जियों के दाम सबसे कम होने चाहिए थे, उस दौर में कोई अच्छी सब्जी 50 से 100 रुपये किलो तक बेची जा रही है, जिससे आम आदमी कहने लगा है कि लगता है कि महंगाई डायन निवाला ही छीन लेगी। लगातार बढ़ रहे सब्जी के दामों ने न सिर्फ ग्राहकों का बजट बिगाड़ा है, बल्कि दुकानदारों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दाम बढ़ने की वजह से बाजार में खरीदारी पर असर आ चुका है। आप देख सकते हैं हम इस समय नरई सब्जी मंडी में मौजूद हैं। रिटेल की सब्जी मंडी है ये, और आप देख सकते हैं कि दुकानें तो कई लगी हैं यहाँ पर, लेकिन ग्राहक जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। जबकि आम तौर पर देखा जाता है कि सब्जी मंडी में सुबह का जो ये वक्त है और शाम का वक्त, ये सबसे ज़्यादा ग्राहक होते हैं, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। बात करें अगर सब्जियों के दाम की, तो भिंडी, तुरई, ये वो सब्जियां हैं जिनके दाम में एक हफ्ते के अंदर करीब 50% का उछाल आया, यानी दाम जो है वो 1.5 गुना हो गए हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है, ये हम इन सब्जी दुकानदार जो हैं इन्हीं से जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि किन सब्जियों में किस तरह से दाम का फ़र्क आया है। भैया क्या नाम है आपका? सलीम नाम है। सलीम साहब, ये बताइए कि पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो किस सब्जी का दाम कितना बढ़ा? भिंडी मान लीजिए 10 रुपए किलो बढ़ गई है। पहले क्या भाव थी? अब 20 रुपए थी, अब 30 रुपए हो गई। तरोई मान लीजिए 10 रुपए, वो भी बढ़ गई है। 20 थी 30 हो गई है। तो बरसात की वजह से भैया सब खराब भी हो रहा है सौदा, इसलिए महंगा मिल रहा है। अगर टमाटर, नींबू, इनकी बात करें तो ये भी 60 रुपए थे, अब 70 रुपए बिक रहे हैं। मान लीजिए 60 रुपए एक हफ्ता पहले थे, तो अब 70-80 बिक रहे हैं। किसी दिन 80 हो जा रहा है, किसी दिन 70 हो जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है। नींबू वही भाव बिक रहा है जो भाव था, नींबू में कोई फर्क नहीं। आगे क्या उम्मीद है कि क्या दाम और बढ़ने की कोई उम्मीद है? जरूर बढ़ेगा भैया, बरसात चालू है, अब इतना सौदा भी नहीं आ रहा है मंडी में। कैमरा सहयोगी मेहंदी हसन के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। न सिर्फ राजधानी लखनऊ में सब्जी की कीमत बढ़ी है, बल्कि काशी नगरी वाराणसी में भी एक हफ्ते में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। यहाँ पर 5 किलो आलू 130 रुपये में मिल रहा है, तो टमाटर 70 रुपये प्रति किलो पहुँच गया, जबकि परवल 80 पार है। दुकानदार कहते हैं कि आवक कम होने से कीमत अचानक बढ़ी है, जबकि लेबर की उपलब्धता कम होने से दाम बढ़े हैं। ऐसे में अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम और बढ़ जाएंगे। कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाएंगी सब्जियां, लेकिन सब्जियों के दाम कहीं ना कहीं उछाल पर हैं और आम जनता परेशान हाल है। आप देखिए, ये सब्जी की दुकान है। सब्जी की दुकान पर लोग खरीदारी करने पहुंचे हैं, हाथों में नोट है, लेकिन किसी भी स्तर पर इन्हें राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। हर सब्जी 100 रुपये प्रति किलो को छूती हुई नज़र आ रही है, और आम जनता बढ़ी हुई कीमतों से कहीं ना कहीं परेशान है। इनको ये समझ नहीं आ रहा कि अब इस कोरोना काल में कैसे इम्यूनिटी बढ़ाएं, कैसे राहत पाएं। नाम जानेंगे आपका? और नाम असलम है। असलम जी, सब्जियों के दाम कैसे हैं, बढ़े हैं, कम हैं, क्या स्थिति? सब्जियों के दाम भाई साहब आसमान छू रहे हैं। किचन का जो बजट था जल्द डबल हो गया, और सब्जियों का रेट इस टाइम आसमान इतना छू रहा है कि सारे लोग परेशान हैं।
दूसरा कोरोना का डर इतना ज़बरदस्त हो गया, कि लोग कोरोना से निकल नहीं पा रहे हैं बाहर, और सब्जियों का रेट आसमान छू रहा। गृहिणी इतना परेशान है कि जो सब्ज़ी 50 रुपए में हो जाती थी, आज के डेट में 150 रुपए में एक किचन एक टाइम खाना बन पा रहा। लोग परेशान है, उसमें हर चीज़ें, टमाटर देख लीजिए आपका 80 रुपये हो गया, परवल 100 रुपये हो गया, और ये शिमला मिर्चा जो सब्ज़ी में यूज़ होने वाला आलू 130 रुपये पसेरी हो गया। लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे? लोग परेशान। आने वाला दिन इतना ख़राब होने वाला है कि लोग परेशानियों के मारे, एक बीमारी की डर, दूसरे सब्जी की डर, लोग भूखों के मारे घर से निकलना दुश्वार हो जाएगा। तो आम जनता की परेशानी आपके सामने है। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। नाम जानेंगे आपका? मिंटू जी, बाजार में आए हैं सब्जी खरीदने, कितनी सब्जी खरीदी? अब क्या खरीदा, अभी तो भाव पूछ रहे हैं, हाथ खाली है। देखिए अब भाव पूछ रहे हैं, रेट ज़्यादा लग रहा है। अब उसी में कुछ एक आध सब्जी ले चलेंगे, घर में बनाएंगे, खिलाएंगे बच्चों को। पहले क्या स्थिति थी? अब पहले तो फ्री आता था, इस दिन में आराम से सब्जियां आती थी। अब लोग कह रहे हैं बाहर से आ नहीं रहा है, ट्रेवल नहीं चल रहा है, सब्जी उगाई नहीं हो रही है। आम जनता कहीं ना कहीं इस पूरी बढ़ोतरी से परेशान है और सरकार से ये गुहार लगा रही है कि मदद करें और सब्जियों के भाव को किसी भी कीमत पर कम करें, ताकि थाली का बजट ना बिगड़े। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।